कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज जो एक शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दे रहा है। यहाँ पर इस कैंपस में बीएड के साथ साथ में एलएलबी, बीएलएलबी, आईटीआई में इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वार्ड बॉय, इनका फार्मेसी आपका जिसमें डी फार्मा, बी फार्मा, इस तरह के कोर्सेज यहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें एक अध्यापकों के द्वारा बहुत अच्छा एक सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। उसी कड़ी में हम लोग बीएड के लिए एक अच्छा सा एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि बीएड के छात्र छात्राओं को उनको घर तक हम एक पाठ्यक्रम जो है प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी में मैं जो प्रथम वर्ष में बीएड का जो प्रथम वर्ष है उसमें भी जो प्रथम आपका पेपर है समकालीन भारत एवं शिक्षा, उसको लेकर के मैं प्रयासरत हूं कि छात्र छात्राओं को एक अच्छा जो है एक प्लेटफॉर्म मिले जो कि उनकी परीक्षा में एक कामयाब हो, परीक्षा में एक सहयोग दे सके उनको। इसी तरह से मेरा तैयारी कराने का कुछ थोड़ा सा प्रयास है। आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको जरूर लाइक करें, जरूर इसको सब्सक्राइब करें, है ना। तो चलिए आज हम ब्रिटिश कालीन शिक्षा के अंतर्गत एक कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का जो गठन किया गया था 1917 से 1919 के बीच में, उसके बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करते चलेंगे। क्योंकि लॉर्ड कर्जन जो है हमारे 1905 में जो आए हैं, उसके बाद में 1917 में ही कोई इस तरह का एक आयोग गठित किया गया है या कोई समिति गठित की गई है जिसने अपने को सुझाव दिए हैं जो हमारी शिक्षा के लिए कुछ उपयोगी बने हैं। तो सबसे पहले हम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जो है इसकी नियुक्ति का जो हम कारण है उसको जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब 1905 में बंगाल का जो विभाजन हुआ है हमारा, उसके बाद में जो राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन हुई है हमारा, है ना, राष्ट्रीय शिक्षा की मांग हुई है, फिर आपकी शिथिलता पड़ जाती है 1911 के आसपास, क्योंकि बंगाल विभाजन जो है रद्द हो जाता है। तो फिर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे क्या प्रगति हुई है तो थोड़ा बहुत उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम शुरुआत इसको लेकर के चले कि हमारा जो विश्वविद्यालय जो है वो कहां से बनने शुरू हुए हैं, तो आपका 1854 में जो है एक वुड का घोषणा पत्र आया था। उन्होंने शुरुआत में जो है यहाँ पर विभिन्न स्थानों पर विश्वविद्यालय खोलने की बात कही थी, जिनके सुझाव को मानते हुए सरकार ने बंबई, कलकत्ता, मद्रास में यानी कि 2-3 साल के अंतर्गत ही कुछ विश्वविद्यालयों की स्थापना कर दी थी। और उसके बाद आगे चल करके 2 विश्वविद्यालय और बने थे। और फिर आपके जो है इस परिप्रेक्ष्य में जो है फिर 1882 का जो आपका हंटर कमीशन आया है, उसने भी बहुत शिक्षा के बारे में जो है ज्यादा जोर दिया है। वैसे ज्यादा फोकस उसका प्राइमरी एजुकेशन पर था, लेकिन उसने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा के बारे में भी अपने सुझाव जरूर दिए हैं और कामयाब सुझाव दिए, अच्छे सुझाव दिए हैं। उसके बाद में आपका लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति आई है उसमें जो एक शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ है, उसके बाद में 1902 में एक भारतीय विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया है। और उसके जो सुझाव थे 1902 के भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के, उन्होंने 1904 में एक भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करवाया, सुझाव को उसमें माना है। तो उसके आधार पर हमारी उच्च शिक्षा जो है वो चल रही थी। और फिर उसके बाद में आपका 1913 के जो राष्ट्रीय प्रस्ताव था वो भी हमारा प्रकाशित किया गया है। तो इन सब चीजों को मिला करके उच्च शिक्षा के संबंध में अनेक निर्णय लिए गए, अनेक सुधार किए गए, अनेक प्रगति इसमें की गई है। लेकिन एक विश्व स्तर पर एक घटना घटती है 1914 के आसपास, वो प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, जिसमें 2 ग्रेड में वो जो पूरा जो है विश्व जो है बट जाता है। एक तरफ तो आपका इंग्लैंड होता है, इंग्लैंड की तरफ से फिर भारतीय पुरुष में जबरदस्ती मतलब इन्वॉल्व किया जाता है ना। एक तरफ आपका अमेरिका होता है, तो एक तरफ आपका इंग्लैंड की तरफ रूस वगैरह होते हैं, जापान वगैरह होते हैं, है ना। तो 2 खेमों में बट जाता है। तो हमारा जो ध्यान था यानी कि सरकार का जो ध्यान था वो विश्व युद्ध की तरफ चला गया है और हमारा भारतीय का ध्यान भी जबरदस्ती उसकी तरफ चला दिया गया है। तो हमारी जो शिक्षा थी, आपकी प्राथमिक शिक्षा रही हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा रही हो, चाहे उच्च शिक्षा रही हो, उसमें फिर शिथिलता आ जाती है, वो कमजोर पड़ जाती है, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन फिर भी उसी दौरान यानी कि 1916 के जो आसपास है एक
बंगाल में शिक्षा के संचालक रहे हैं, उनका नाम था सर आशुतोष मुखर्जी। उन्होंने जो है सरकार को एक कलकत्ता विश्वविद्यालय जो हमारा खुला हुआ था पहले से, उसकी समस्याओं के बारे में उन्होंने अवगत कराया। तो सरकार ने जो है उनके सुझाव को या उनके विचारों को जो है सुना है और फिर उन्होंने 14 सितंबर 1917 को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की समस्याओं का अध्ययन करने और उनके संबंध में अपने सुझाव देने और इसके अलावा भी जितने भी यहाँ पर और विश्वविद्यालय खुले गए थे उनकी समस्याओं के बारे में भी, उनके पाठ्यक्रम के बारे में भी अध्ययन करके अपने सुझाव देने के लिए लीड्स विश्वविद्यालय के जो एक कुलपति थे या वाइस चांसलर थे जिनका नाम माइकल सैडलर था, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग को गठित किया गया जो एक कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है। क्योंकि उसकी अध्यक्षता सर माइकल सैडलर ने की थी, इसीलिए उनके नाम पर इस आयोग को सैडलर आयोग भी जाना जाता है, जो कि एक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपने सुझाव देने के लिए, अपने निर्णय देने के लिए, अपने सजेशन देने के लिए प्रख्यात माना जाता है। अब इसके बारे में हम देखते हैं उनका कार्य क्षेत्र क्या रहा है। उनके कार्य क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो इनके कार्य क्षेत्र की दो प्रमुख बातें जो है वो बताई गई है। नंबर 1 क्या था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की तत्कालीन स्थिति क्या है, यानी कि कितनी भूमि पर वो बना हुआ है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, भवन किस तरह के बने हुए हैं, उनमें जो है प्रोफेसर है या नहीं है, वो एफिलिएशन का काम करते हैं या शिक्षण का काम जो उसमें चलता है, या एक ही काम करते हैं, दोनों काम वहां पर होता है ना। इन सब चीजों को वहां पर देखना है और उसकी समस्याओं का अध्ययन करना है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याएं क्या है, उसके आसपास के जो है महाविद्यालय जो उससे एफिलिएटेड है वो संख्या में कितने हैं और उनकी स्थिति क्या है। तो इसकी प्रमुख आवश्यकताएं, इसकी प्रमुख संभावनाएं, उन पर पता लगाना है, इस पर विचार करना है और उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं उसके बारे में आपको सजेशंस देने हैं, अपने सुझाव देने हैं। दूसरा इन्होंने कहा क्या है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ साथ जो है अन्य जो भारतीय विश्वविद्यालय है उनका भी आपको अध्ययन करना है और अध्ययन करके समस्त भारतीय विश्वविद्यालयों के जो समस्या है उस समस्या पहले तो अच्छी तरह से जांच करनी है, समस्या किस क्षेत्र में है, आंतरिक क्षेत्र में है या बाह्य क्षेत्र में है, प्रशासनिक क्षेत्र में है या शिक्षण कार्य के क्षेत्र में है, तो उसमें भी आवश्यक सुधार के प्रयास भी करने और आपको सुझाव भी इसमें देने हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने लगभग जो है 17 महीने का समय एक लिया है, जिसमें निरंतर प्रयास किया है। इन्होंने पूरे जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय का है पूरा भ्रमण किया, उसकी जांच की, उसकी पड़ताल की, फिर जितने भी आपके अन्य विश्वविद्यालय जिन स्थानों पर खुले हुए थे वहां पर भी अपनी टीम भेजी है, उसका सर्वेक्षण किया है, शिक्षाविदों से मिले हैं, छात्र छात्राओं से मिले हैं और जो वहां के कुछ व्यक्तिगत जो शिक्षित व्यक्ति थे उनसे भी मिले हैं, उनके भी सुझाव दिए हैं। तो इस प्रकार से लगभग इन्होंने 17 महीने का एक अथक प्रयास करने के बाद में एक अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार करके है मई 1919 में जो है एक प्रतिवेदन जो है प्रस्तुत किया है, जो आयोग का प्रतिवेदन के नाम से जाना जाता है। यह प्रतिवेदन जो है कम से कम 17 भागों में विभाजित किया गया है। उन 17 भागों में जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग और जो भारत के दूसरे विश्वविद्यालय थे उसके बारे में इन्होंने अपने सजेशन दिए हैं। पहले उनकी उन्होंने कमियां बताई है, उनकी समस्या बताई है, फिर उसके बाद में समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है। फिर इन्होंने अपने जो सुझाव दिए हैं, जो सिफारिशें दिए हैं, उनकी प्रमुख सिफारिशों के अंतर्गत आएगा। वो प्रमुख सिफारिशें कौन कौन सी थी आपकी? सबसे पहले तो माध्यमिक शिक्षा के ऊपर इन्होंने अपना फोकस रखा है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा ही उच्च शिक्षा के लिए एक आधार का काम करती है, एक सीढ़ी का काम करती है। उस माध्यमिक शिक्षा को पढ़ करके उच्च शिक्षा में बच्चा जो है प्रवेश लेता है। तो सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा संबंधी इन्होंने अपने कुछ सुझाव दिए हैं कि उन सुझाव को या पहले माध्यमिक शिक्षा में ही सुधार किया जाए, तब जाकर के आगे हम उच्च शिक्षा में सुधार कर सकते हैं। तो क्या क्या सुझाव दिए हैं? सबसे पहले हम देखते हैं माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुझाव। इसमें इन्होंने बताया है कि प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है स्थापित किया जाना चाहिए, यानी कि जितने भी हमारे प्रांत है उसमें माध्यमिक शिक्षा को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोलिंग करने के लिए, मान्यता देने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना
की जानी चाहिए। और उस बोर्ड में कौन रहेंगे, उस आयोग में अध्यक्ष भी रहेगा, उपाध्यक्ष भी रहेगा, अन्य कर्मचारी भी रहेंगे, है ना, जो उसको सहयोग करेंगे। वो कौन लोग हो सकते हैं, उसमें सरकार के नुमाइंदे हो सकते हैं, और आपके जितने हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट कॉलेज है, आपके विश्वविद्यालयों के जो प्रोफेसर लेक्चरर है वो उसके प्रतिनिधि माने जाएंगे, वो उसके कर्मचारी माने जाएंगे। क्योंकि वो उस शिक्षा से रिलेटेड होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से रिलेटेड होते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में उनसे ज्यादा कौन जान सकता है, तो इसलिए उनको प्रतिनिधि बनाया जाएगा। दूसरा इन्होंने क्या है इन्होंने कि ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जब खोला जाएगा, ये क्या काम करेगा, जो आसपास के जितने भी राज्यों के माध्यमिक विद्यालय होंगे उनको मान्यता देने का काम करेगा, फिर उनका यह निरीक्षण करेगा रेगुलर रूप में, उनका नियंत्रण रखेगा, है ना। और इस तरह से प्रशासन का, संगठन का काम जो है, ये सारा का सारा काम जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से ही ये किया जाएगा, और जिससे माध्यमिक शिक्षा जो है सुचारू रूप से चलती रहेगी। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि इंटरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालयों से पृथक कर दिया जाए। इससे पहले जो आयोग आया था उन्होंने थोड़ा सा ये कहा था कि आपकी जो इंटरमीडिएट कक्षाएं है उसको तोड़ दी जाए, और तोड़ करके उसका एक साल जो है आपका विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में जोड़ देना चाहिए। तो अब इन्होंने क्या कहा है कि इंटरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालय से अलग कर दिया जाए। जो एक साल वहां पर भेज दिया था तो उसको अलग कर करके फिर इंटरमीडिएट यानी कि कक्षा 12 जो है स्वतंत्र रूप से उसकी शिक्षा कराई जाए। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि इंटर की कक्षाओं में कला, वाणिज्य, विज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा की उपयुक्त और समुचित व्यवस्था की जाए, क्योंकि यहाँ पर समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कहीं पर कला की शिक्षा है, कहीं पर विज्ञान की शिक्षा है। इस तरह के कॉलेज स्कूल बनाने चाहिए जहां पर सभी विषयों की शिक्षा एक स्कूल में सभी बच्चों को मिल सके और वो उनके लिए सरल सुलभ हो सके। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि माध्यमिक स्कूलों में अंग्रेजी और गणित के सिवाय, है ना, अन्य सभी विषयों की जो शिक्षा है वो उनकी मातृभाषाओं के माध्यम से ही दी जानी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा के माध्यम से दी जाने वाली जो शिक्षा है वो बहुत ही उपयोगी होती है, वो सरल होती है, सुग्राही होती है, और जो दूसरी भाषा में अगर उनको शिक्षा दी जाएगी तो वो उनके ऊपर जबरदस्ती थोपी जाएगी। मैथ का तो वही कि मैथ में तो ज्यादा इंग्लिश की कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं है, ना ज्यादा हिंदी की जरूरत है, वही टर्म्स जो है इंग्लिश के हैं वही हिंदी के, संख्याओं की बात है उसमें तो, और इंग्लिश तो आपको इंग्लिश में पढ़ानी है। तो ये इस तरह की इन्होंने समस्याओं पर इन्होंने विचार किया है जो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित थी, चाहे आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, चाहे आपकी पाठ्यक्रम से संबंधित है, चाहे इंटर क्लासों को पृथक करने की जो उसके समस्या है। तो इन समस्याओं को लेकर के इन्होंने बहुत अच्छे इन्होंने सुझाव दिए हैं, ताकि जो हमारी उच्च शिक्षा जो है वो एक निरंतर या सुचारू रूप से